पाकिस्तान की गजा पीस बोर्ड में शमूलियत को आप कैसे देखते हैं? ट्रंप की कॉन्फिडेंस है या ट्रस्ट है उसका पाकिस्तान के लीडर्स के ऊपर, और यही वजह है कि वो तारीफें करता है। कौन सा ऐसी लीडर है खुद पीटीआई के अंदर जो कि अंडर फायर ना आया हो? हसीना वाजिद के बाद ये एक एंटी इंडिया या इंडिया बेजारी जो है वो बहुत पब्लिक ओपिनियन में बहुत आगे है। ज्यादा जो अहम मसला होगा इनके लिए, तारिक रहमान के लिए, वो ये कि इन्होंने हसीना वाजिद का क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, पाकिस्तान के आलमी मंजरनामे में अगर देखा जाए तो ट्रंप का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ करना बड़ा अहम समझा जा रहा है। इसके अलावा जो है बांग्लादेश में एक नई हुकूमत का क़याम, उसके लिए चैलेंज है पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करना। और तीसरी चीज़ जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत के गिर्द, उनकी आँख के मसले के गिर्द घूम रही है। ये तमाम टॉपिक्स हैं इस वक्त जिनको आज के पॉडकास्ट में मैं जो है वो डिस्कस करूँगी, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल की आलमी स्टेज पर जो है वो तारीफ़ की है। तो पाकिस्तान की गजा पीस बोर्ड में शमूलियत को आप कैसे देखते हैं? जी, अहम नुक्ता आपने उठाया है। अगर हम इसके ऊपर पहले भी कह चुके हैं, अगर आप देखें आज से 1.5-2 साल पहले जिस नहज पर थे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, वो तो बहुत ही खतरनाक एक स्टेज थी। और आज देखिए कि यकसर सूरत हाल जो है अब मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। और सदर ट्रंप जिस तरह से तारीफ और तौसीफ करते हैं पाकिस्तान की लीडर्स की, वो भी उसकी नज़ीर कम ही मिलती है। तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहम डिप्लोमेटिक कामयाबी है जो इस मौजूदा निज़ाम को मिली है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने दोबारा से सदर ट्रंप का कम अज़ कम एतमाद जो है वो तो उसको हासिल हो गया। अब मसला ये कि ये पेचीदा मामलात हैं खारजा अमूर के। फिलहाल तो पाकिस्तान अपने फौजी दस्ते नहीं भेज रहा वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी कुछ कंडीशंस लगाई थी। यहाँ पर मुल्क के अंदर तो बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि जी पाकिस्तान ने इतने दस्ते जो हैं वो कमिट कर दिए हैं और वो जा रहे हैं और वो जाकर फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म करेंगे वगैरह वगैरह, सारे झूठ फैलाया गया। बहरहाल ये तो क्लियर हो गया कि इस वक्त पाकिस्तान के ट्रूप्स नहीं जा रहे, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मेज़ पर है, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, और सफारती मेज़ का एक हिस्सा है। ट्रंप की जो कॉन्फिडेंस है या ट्रस्ट है उसका पाकिस्तान के लीडर्स के ऊपर, और यही वजह है कि वो तारीफ़ें करता है। कि खैर हमारे भी वज़ीर आज़म ने कम तारीफ़ें नहीं की, उसको सेवियर बना दिया साउथ एशिया का, तो फिर वो उसको ये भी बात बहुत पसंद आती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने गुर सीख लिया है कि ट्रंप किन चीज़ों पर खुश और राज़ी होता है, वो ही चीज़ जो दोहराते हैं और उसका खातिर ख्वाह नतीजा बरामद होता है। लेकिन जो भी है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। पाकिस्तान की जो अमूमी तौर के ऊपर हालात हैं उनके लिए भी अच्छा है। देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो पाकिस्तान की मईशत का के सहारे के लिए आपको IMF से लोन्स लेने पड़ते हैं, और वो अमरीकी रजामंदी या अमरीकी नॉड के बगैर वो काम होता नहीं है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि उसमें अमरीका की आपको आशीर्वाद हासिल हो या सपोर्ट हासिल हो। तो ये और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपने देखा F-16 के कल पुर्जे उसकी अपग्रेडेशन का मामला है। फिर ये अमेरिका जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तमाम ममालिक में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स ना जाती हों, और वो अमेरिका जाती है। बाकी EU में ज़्यादा कीमत की जाती हैं एक्सपोर्ट्स, लेकिन वो पूरा एक रीजन है या एक बड़े आज़म है यूरोप, तो वहाँ वो जाती है यूरोपियन यूनियन में। लेकिन बहैसियत एक मुल्क जहाँ हमारी एक्सपोर्ट जाती है वो अमेरिका है। अब ये बड़ी क्लियर बातें, इसमें मुझे समझ नहीं आती कि लोग ये इसके ऊपर क्यों इतना अफसाना और घड़ते हैं और थ्योरी बनाते हैं। मेरे तो ख्याल से ये बड़ी एक वाज़े तौर के ऊपर एक नविश्ता दीवार है कि हम अमेरिका के साथ फटा नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स जा रही हैं, हमें वहाँ से फ़ायदा हो रहा है माशी, तो हम उसको क्यों रद्द करें।
जस्ट बिकॉज के कोई जज्बाती नारे लगे, या ट्रम्प जो है वो किसी एक लीडर के हक में जाकर तो पाकिस्तान को डंडा नहीं लगाता, तो इसलिए हम अमेरिका के खिलाफ हो जाएं। वाह जी, कमाल है। सर, पाकिस्तान में जो इस वक़्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो खान साहब की सेहत के गिर्द घूम रही है। मेरा आपसे ये सवाल है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है और जो उसके हामी हैं, वो अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिन्हें खान साहब ने जो है वो सेनेट का अपोज़िशन लीडर नामज़द किया था। और वो तनकीद का निशाना इसलिए बन रहे हैं कि उन्होंने एक मुख्तसर प्रेस टॉक में सिर्फ़ ये कहा था कि पिम्स में जो खान साहब का प्रोसीजर हुआ है, उसमें उसके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, यानी उनकी सेहत में बेहतरी के आसार हैं। उन्होंने ये जो है एक देखा जाए तो पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए एक अच्छी खबर दी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का सोशल मीडिया इमरान खान की सेहतमंद वाली खबर ज़्यादा खुश नहीं है, और वो कोई चाहते हैं कि कोई बुरी खबर ही आए तो ही वो उनके लिए काबिल कबूल है। उनको तनकीद का निशाना बनाना ये ठीक है? कैसा लगता है आपको? इसको कैसे देखते हैं? पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स और हामी देखिए, वो उनका तो काम ये है कि वो तनकीद जारी रखें, और उन्हीं की वजह से मैं समझता हूँ कि पीटीआई की मुश्किलात में और भी इजाफा हो गया है। ये जो अभी अलामा साहब जो है राजा नासिर अब्बास, उनके ऊपर तनकीद शुरू हो गई इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि जी वो उनकी बेहतर हो रही है, आंख का जो मसला बना था, इमरान खान का रिपोर्ट आई सारा कुछ, फिर वो धरना भी ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह। तो ये तो आप देखिए कि कौन है पीटीआई के लीडर्स में, नॉन पीटीआई लोगों को तो खैर भूल ही जाए, वो तो टारगेट्स हैं शुरू से ही, खुद खान साहब ने उसकी रवायत का आगाज़ किया था। लेकिन कौन सा ऐसी लीडर है खुद पीटीआई के अंदर जो कि अंडर फायर ना आया हो? शेर अफजल मरवत, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, इवन सलमान अकरम राजा जैसे शरीफ आदमी, वो बारहा ये एक पूरा सिस्टम बन चुका है सोशल मीडिया अकाउंट्स का, जो कि पुश करते रहते हैं इसके ऊपर। और उसमें पार्टली ये कि ये जो इस तरह की सोच और बयानियां, ये मोनेटाइज भी हो गया हुआ है। जितना आप पंच करेंगे, जितना आप कीड़े निकालेंगे, कंस्पिरेसी थ्योरी फैलाएंगे, शक फैलाएंगे, फलाना टाउट है, फलाना मिल गया फौज का के साथ मिल गया है ये लीडर, वो लीडर, उतने व्यूज आपको मिलेंगे। उतने व्यूज जब मिलेंगे तो उन व्यूज से मजीद डॉलर्स जो है वो कमाए जाएंगे। ये प्रॉब्लम एक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाय द वे ये दुनिया भर में इसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ हेट, जो है वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और ये मोनेटाइजेशन जो है अब एक इंसेंटिव बन चुका है कि आप इस तरह की गाली गलोच वाला चक्कर रखें तो आपको ट्रैक्शन भी मिलेगी। ऐसे ऐसे बिल्कुल अननोन किस्म के लोग जो है वो बड़े सोशल मीडिया के ऊपर दंदनाते फिरते कोई बहुत ही बड़े अफलातून बन जाते हैं। और ये उन्हीं की वजह से पीटीआई के मसाइल जो हैं वो मैं समझता हूँ कि उनमें इजाफा हुआ है। खुद इमरान खान की रिहाई जो है एक प्रॉब्लम बनेगी। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अगर इमरान भी जेल से बाहर आ गए तो जब वो होगा तो वो इमरान खान के ऊपर भी ये लोग जो है यही वाली बातें शुरू कर देंगे कि जी ये देखो जी बिक गया और ये फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अगर जगह लोग कहते हैं जी बड़ी कल्ट है और ये है वो है, लेकिन इनसे कोई बईद नहीं है, क्योंकि ये अब एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा माहौल ऐसा बन गया है कि उसमें ये गाली गलोच वाला चक्कर जो है ये हमेशा आगे होता है। तो ये है असल वाकया। सर, बांग्लादेश में भी इस वक्त नई हुकूमत का जो है वो क़याम हो चुका है, और तारिक रहमान के लिए जो इस वक्त बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म हैं, उनके लिए बैक वक्त पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम रखना कितना चैलेंजिंग साबित होगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस प्रेजेंट सिनेरियो में। और इसके अलावा हसीना वाजिद के हवाले से तारिक रहमान क्या हिकमत अमली वो इख्तियार करेंगे? क्या वो भारत से फिलफौर उनकी हवालगी का मुतालबा करेंगे? इस पर मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय का इज़हार करें। जी, बांग्लादेश में देखें नई हुकूमत का क़याम और बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए। बड़े ख़तरा था पहले कि बांग्लादेश में जो है कहीं ज़्यादा वायलेंस ना हो। आपको पता है इससे पहले वो स्टूडेंट्स को, लीडर्स जो थे उनका कत्ल हुआ, 2 को तो मार दिया गया, और भी बहुत सारी झड़पें वगैरह हुई। लेकिन शुक्र है खुदा का कि इलेक्शन वाले दिन, उससे पहले और उसके बाद जो है वो कोई सी लार्ज स्केल वायलेंस नहीं हुआ।
तो और बीएनपी के तारिक रहमान जो हैं वो अब वजीर आजम हैं और उनको अच्छी खासी अक्सरियत भी मिल गई है। वो और बात है कि अवामी लीग को बाहर रखा गया इलेक्शन से क्योंकि उसको दहशतगर्द जमात करार दे दिया गया, इस वजह से वो पीछे रह गए। लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा यकीनन, पाकिस्तान से और भारत से बैलेंस करना। पहले तो अवामी लीग ने बिल्कुल टिल्ट मुकम्मल तौर पे वाज़ेह था प्रो इंडिया, और यही एक कारण बना हसीना वाजिद के खिलाफ जो तहरीक चली स्टूडेंट्स की। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इंडिया से मुतासिर है, ये बहुत ज़्यादा इंडियन कैंप में जा चुकी है, वगैरह वगैरह। ये इल्ज़ाम लगाया जो स्टूडेंट्स थे। अगर आप उनकी तकारीर देखें, उनके पोस्टर्स देखें सोशल मीडिया पे, मैं तो उसका मुतालिया करता रहा हूँ क्योंकि बहुत दिलचस्प एक डेवलपमेंट थी साउथ एशिया में। तो ये होता रहा, तो अभी यही पता लगा कि जो हसीना वाजिद के बाद ये एक एंटी इंडिया या इंडिया बेजारी जो है वो बहुत पब्लिक ओपिनियन में बहुत आगे है। याद रहे कि बीएनपी भी कोई प्रो इंडिया जमात नहीं है, और यही चीज़ डिस्टिंक्शन रही है अवामी लीग और बीएनपी के दरमियान के। अवामी लीग बिल्कुल खुला के इंडिया के साथ, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि अवामी लीग को जो कामयाबी मिली 1971 में वो इंडिया की वजह से मिली थी, जबकि बीएनपी जो है वो ये समझते थे कि ये एक ऑर्गेनिक इंडिपेंडेंट बंगालियों की मूवमेंट है और इसमें इंडिया का उतना बड़ा रोल नहीं होना चाहिए जितना कि अवामी लीग और उसके रहनुमा देते हैं। तो अब ये तारिक रहमान के लिए ये एक चैलेंज होगा क्योंकि उनको इंडिया के साथ चलना है। देखिए, जोग्राफिया का जबर जो है वो उसको आप बदल नहीं सकते। इंडिया नेक्स्ट जो नेबर है बांग्लादेश का, और जितने भी ताल्लुकात वो उस लेवल पे ख़राब नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो ख़राब होंगे, क्योंकि बहुत सारे उनका पानी के का मसला है, उनकी तिजारत है, उनके और बहुत सारे बायलैटरल पेंडिंग इश्यूज हैं जो कि डिप्लोमेसी भी और किसी हद तक एक खुशगवार या वर्किंग रिलेशनशिप का तकाजा करते हैं। इसी को देख के मोदी ने भी कॉल किया तारिक रहमान को जब वो जीते इलेक्शन को। वो भी इंडिया भी अपने से उनको अपने क्या कहते हैं ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाह रहा। यही वजह है कि उन्होंने उनको कॉल किया तारिक रहमान को, और तारिक रहमान के लिए भी बैलेंस करो। लेकिन तारिक रहमान जो है पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात को इम्प्रूव करेंगे। यकीनन 15 साल हुए हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात इस हद तक गिर गए थे कि वीज़ा तक नहीं दे रहा था बांग्लादेश पाकिस्तानियों को विजिट करने के लिए। तो अब उसमें तो तब्दीली पहले आई है, ये जो डॉक्टर यूनस की गवर्नमेंट थी उसमें आ गई थी। लेकिन अब मज़ीद हम देखेंगे कि ये बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे। ट्रेड का भी एक जिक्र होता है, बहुत सी ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे हमारी ट्रेड इनसे बांग्लादेश से बढ़ सकती है, और यही पाकिस्तान के को ज़रूरत है इस वक्त तिजारत की और एक्सपोर्ट्स की। और बिल्कुल अगर हमें वो मिलती है एक मार्केट, बांग्लादेश बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से जा सकती हैं, तो वो एक विन होगा पाकिस्तान के लिए। और फिर जाहिर बात है इंडिया के लिए भी एक ये चैलेंज तो होगा कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जो कि बिल्कुल अब उसके हसीना वाजिद वाले ज़माना नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा जो अहम मसला होगा इनके लिए, तारिक रहमान के लिए, वो ये कि इन्होंने हसीना वाजिद का क्या करना है। वो बैठी हुई हैं वहाँ इंडिया में, उनको लाने की डिमांड भी है, सज़ा हो चुकी है उनको बांग्लादेश के अंदर, लेकिन इंडिया उनको हवाले नहीं कर रहा, और ऐन मुमकिन है कि वो नहीं करेगा हवाले, क्योंकि हसीना वाजिद से उनके बड़े पुराने दरीना ख़ानदानी जिसे कहते हैं ताल्लुकात हैं। तो गालिबन वो उनको किसी और मुल्क में भेज देंगे, यूके भेज सकते हैं कहीं और, लेकिन बांग्लादेश नहीं भेजेंगे। दूसरा जो चैलेंज होगा बांग्लादेश के अंदर, अवामी लीग अभी तो सप्रेस हुई है, बाद में वो यकीनन एक्टिव होगी। तो एक साइड से तो वो तारिक रहमान को डील करना पड़ेगा, वज़ीर आज़म को। दूसरी साइड पे जमात इस्लामी जो है वो उसको बड़ी कामयाबी मिली है इस बार बांग्लादेश में। 70 से ज़ायद 77 सीट्स थी लास्ट टैली, तो ये बहुत बड़ा नंबर है पार्लियामेंट के अंदर भी, और स्ट्रीट्स में तो उनकी पावर है ऑलरेडी, हम देख चुके हैं। तो उनको भी डील करना पड़ेगा, उनके साथ बिगाड़ नहीं सकते तारिक रहमान, लेकिन साथ में उनके हर मुतालबे को वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो एक उनकी क़यादत का, लीडरशिप का इम्तिहान भी होगा आने वाले महीनों में और सालों में। जी, थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का। शुक्रिया।